हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से और कुछ इधर से मौसम के परिवर्तन के कारण। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड किए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं। अब लगातार वीडियोस आएंगे, अब बनाए जाएंगे। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के चलते नहीं बन पा रहा था। जैसे भूगोल के भी और टॉपिक वाइज हिस्ट्री के आएंगे। जैसे बिहार का दरोगा वाला आने वाला है एग्ज़ाम्स नियर अबाउट, उसके मध्य रखते हुए, और अभी जो फरवरी में आने वाला है लगभग 28 फरवरी के आसपास यूपीएससी का लेखपाल का, तो उसमें भी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जीएस का जो भी पॉइंटनर रहेगा यहाँ पे बताया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट, ठीक यूट्यूब चैनल वाला ही है नाम, उस पर भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल उस पर टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज डाले गए हैं और भी सारे पीडीएफ लगभग डाले जाते हैं, उसमें देख सकते हैं। अगर यूपीएससी और लेखपाल जो आगामी परीक्षा आ रहा है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा, उस एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो डेली जो यूट्यूब पर जियोग्राफी या हिस्ट्री का जो भी टॉपिक्स डाले जाएंगे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसी से कहीं ना कहीं से आता है। थोड़ा सा करंट अफेयर आपको देखने के लिए, करंट देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जो आप रोज़ अपने घर पे देख सकते हैं, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा भूमिका होता है जीएस के लिए। तो चलते हैं आगे हम लोग। वायुमंडल आज हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडल पहले देखिए, वायुमंडल है क्या? वायुमंडल एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं? एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं? तो पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी, मतलब जिस पे मानव या जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे रहते हैं, वह पृथ्वी का क्या है? भू प्रॉपर्टी है, ऊपरी परत पे रहते हैं। तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी के चारों ओर स्थित गैसों का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का आवरण क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहलाता है। हमारे वायुमंडल अर्थात पृथ्वी की जो वायुमंडल है, उसके वायुमंडल की संरचना कैसे बनी हुई है? तो उसकी संरचना 5 भागों से मिलकर बनी हुई है। मतलब 5 भागों में वायुमंडल बटा हुआ है। 5 भागों में कैसे कैसे? तो पहला भाग है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा भाग है ओजोन मंडल, चौथा भाग है आयन मंडल, और ठीक वैसे ही अगला भाग है वायुमंडल। अर्थात हमारे पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का एक ऐसा आवरण अथवा गैसों का आवरण जिसे वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वह 5 भागों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इनसे मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहला जो परत है, जो सबसे पहला लेयर है वायुमंडल का, जो पृथ्वी से बिल्कुल पास में है, तो सबसे पहला जो लेयर है इसका वायुमंडल का, वह क्या है? उसका नाम है क्षोभ मंडल। उसका नाम है क्षोभ मंडल, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत। अगर पूछा जाए वायुमंडल का सबसे निचला परत, जैसे पृथ्वी है, या मान लीजिए कि पृथ्वी है, यहाँ पर देखेंगे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो ये आवरण है वायुमंडल का आवरण है, वायुमंडल का आवरण है। अब इसके वायुमंडल के जो आवरण है, उसमें वायुमंडल के सबसे पहला वाला जो लेयर है, उस लेयर को किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अब क्षोभ मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई कहाँ का? तो आप सबको पता होगा कि विषुवत रेखा और ध्रुव, यानी पृथ्वी का 2 ध्रुव होता है। एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट उत्तरी ध्रुव, और जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, चूँकि पृथ्वी का जो चक्कर रहता है या पृथ्वी जो घूर्णन करती है, उसकी घूर्णन कहाँ से किधर से किधर होती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर होती है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? तो वायुमंडल के सबसे निचले वाले परत अर्थात क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा आगे हम लोग चर्चा विस्तृत करेंगे जब पढ़ेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही समझने का प्रयास कीजिए कि विषुवत रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी के
बीचों बीच से जाती है, जिसको 0 अंश का अक्षांश भी कहा जाता है अथवा भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, अथवा 0 अंश के अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा से इसकी जो लेयर है वायुमंडल की, पहला लेयर जिसका नाम क्षोभ मंडल है, उसका ऊंचाई 18 किलोमीटर है। मतलब इसका ऊंचाई 18 किलोमीटर, मतलब जो क्षोभ मंडल है वह ध्रुवों से उस क्षोभ मंडल के लेयर की ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जो विषुवत रेखा है वहां से वो फैला हुआ है 18 किलोमीटर तक, वह 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यह हो गया ऊंचाई इसकी। उसके बाद से ऊंचाई के बाद से अगर देखें, तापमान में एक गिरावट वाली चीज़ें देखने को मिलती है कि जो क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर पर हम जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई पे जाते हैं, तो तापमान में कितना का गिरावट आ जाता है, तापमान में सीधे सीधे 6.4 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आने लगता है। माने क्षोभ मंडल जो वायुमंडल का सबसे निचला परत है, उसमें जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं 1 किलोमीटर, तापमान गिरता जाता है। 1 किलोमीटर पर तापमान कितना गिरता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल वायुमंडल का ऐसा परत होता है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, मेघ का बनना, वर्षा का होना, मौसम का परिवर्तन। इस जितनी भी घटनाएं हम सब देखते हैं वह सब किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। मतलब बादल बनना, वर्षा होना, या फिर से मेघों का बनना, जो भी मतलब जो भी मौसम संबंधी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती हैं और किसी मंडल में नहीं होती हैं। अर्थात वायुमंडल के किस पार्ट में होती हैं तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। दूसरा चीज़ कि आधी से लेकर जो भी चीज़ें होती हैं ये सब इसी मंडल में होती है। इसलिए इस मंडल को, मतलब क्षोभ मंडल को, परिवर्तन मंडल के भी नाम से जाना जाता है अथवा संवहन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। यानी क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्षोभ मंडल को अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल का जो पहला परत है जिसका नाम क्षोभ मंडल है, उसको 3 नामों से जाना जाता है। एक परिवर्तन मंडल, दूसरा आपका देख सकते हैं कि संवहन मंडल, और तीसरा अधोमंडल। 3 मंडल के रूप में इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से जितने भी मौसम संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, वह सब क्षोभ मंडल में ही होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है समताप मंडल, यानी वायुमंडल का जो दूसरा लेयर है नीचे से, वह क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक ऊंचाई है किसकी, समताप मंडल की। इसमें समताप मंडल, इसका नाम है समताप। सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर यानी ताप, यानी इस मंडल में जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, एकदम समान होता है, बराबर होता है। इसलिए यह मंडल जो होता है, जो समताप मंडल होता है, जो दूसरा लेयर है क्षोभ मंडल के बाद पड़ता है, यानी 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पड़ता है, यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुगम होता है। इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुगम जो मंडल है वह कौन मंडल है, वह समताप मंडल है। कितनी ऊंचाई होती है, 18 से 32 किलोमीटर तक ही होती है। यहाँ पर विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है, यानी समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अत्यधिक होती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श इसको माना जाता है। अब इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, चूंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है। यही कारण है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुगम जो मंडल है वह वायुमंडल का दूसरा लेयर जिसका नाम समताप मंडल है वही है। और इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, 1832 किलोमीटर, यानी वायुयान उड़ाने के लिए 1832 किलोमीटर ऊंचाई तक अच्छा लेयर माना जाता है। फिर आगे अगर हम चलें उसके अगले पार्ट में ओजोन मंडल, इसी समताप मंडल के ऊपर एक लेयर होता है ऑक्सीजन का, O3 जिसको कहा जाता है। देखिए ऑक्सीजन अगर 2 में रहेगा, O2, इसका मतलब वो ऑक्सीजन तत्व एलिमेंट से ऑक्सीजन द्विक परमाणुक है, द्विक परमाणुक होता है। लेकिन अगर वह त्रिक परमाणुक के भांति अगर व्यवहार करने लगे, मतलब O2 की जगह पे O3 के रूप में आ जाए, O2 की जगह पे अगर O3 के रूप में आ जाए तो उसको बोला जाता है ओजोन।
तो यही समताप मंडल में ही एक लेयर पाया जाता है जिसका नाम है ओजोन मंडल, O3 होता है। यह क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली जितनी पराबैंगनी किरणें होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों को छानने का काम करता है और छान कर तब पृथ्वी पर यहाँ पे भूपर्पल्टी पे भेजता है। कौन, ओजोन मंडल। अब इस ओजोन मंडल का क्षय किससे होता है, तो इस ओजोन मंडल का क्षय होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसका चूंकि यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो जितने देखते होंगे आप लोग कि गर्मी के दिन में माज बहुत लोग एयर कंडीशनर तो कोई एकदम AC चलाते हैं, वही में रहते हैं। और उन लोगों को थोड़ा अगर कह दीजिएगा कि थोड़ा बढ़िया निकल जाइएगा तो गर्मी से भीगने लगेंगे। हम और आप नहीं भीगेंगे, लेकिन वो लोग भीगने लगेंगे। क्यों, क्योंकि वह उस एटमॉस्फेयर में ही रहे हैं। अब वह क्या करता है, उससे CFC का निर्माण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका क्षय करता है, ओजोन परत का क्षय करता है। अब ओजोन परत या प्रदूषण जो पॉल्यूशंस होते हैं उससे भी ओजोन परत का क्षय होता है। अब इसके क्षय होने से क्या होता है, जो सूर्य का पराबैंगनी किरण है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेगा। जब डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेगा तो फिर बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए पराबैंगनी इसको यानी ओजोन परत को, जो कि समताप मंडल का ही एक हिस्सा है, इसको पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। कवच माने सुरक्षा कवच। कवच क्या होता है, कवच मतलब जैसे पहले देखते होंगे, पहले युद्ध वगैरह में होता था, महाभारत और आप लोग देखे ही होंगे, उसमें क्या होता था, लोग कवच, जो राजा महाराजा थे युद्ध करने जब जाते थे तो कवच पहन के जाते थे। कवच जैसे कर्ण के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो कवच पहन के जाते थे। वो क्या करता था, वह जो भी हथियार होते थे, शस्त्र होते हैं, उससे उस मनुष्य की रक्षा करता था। ठीक वही एक कवच है। कवच माने यह पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो पृथ्वी का कवच के रूप में भी, पृथ्वी के कवच के नाम से भी जाना जाता है किसको, ओजोन मंडल को। और सबसे ज्यादा इसका क्षय किसके कारण होता है, CFC के कारण। CFC कहाँ से निकलता है पता है आप लोगों को, रेफ्रिजरेटर कूलर जितना ही चलता है ये सब AC OC इसी से निकलता है। एक चीज और ध्यान लीजिए कि जो आपका क्या बोला जाता है कि फ्रिज होता है, फ्रिज में एक गैस भरा जाता है, उसी के चलते वो ठंडा होता है, कोई वस्तु उसमें ठंडा रहती है, खाद्य पदार्थ, जिसका नाम है फ्रियान। फ्रियान नाम है। फ्रियान गैस भरा जाता है और अमोनिया भी भरा जाता है NH3, जिसके चलते वो अंदर के एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है और उसमें खाद्य जो भी चीज़ें होती हैं वो सही रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक भी सही रहती हैं, वो उसमें वही रहता है। तो इसमें क्या करता है, यह माने ओजोन मंडल में, तो ये CFC इसके लिए हानिकारक है। ये पृथ्वी का कवच के रूप में कार्य करता है। अब इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, माने जितने ऊंचा आप जाएंगे ना उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितने ऊंचे जाएंगे इस मंडल में, ओजोन मंडल में, उतना टेम्परेचर में वृद्धि होती जाएगी। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप पहुंचेंगे, अगर 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। फिर आगे 1 किलोमीटर बढ़ेंगे फिर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। फिर आगे 1 किलोमीटर बढ़ेंगे फिर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। किसमें, ओजोन मंडल में। तो ये था ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की ये सारे प्रोसेस हैं। अगला जो मंडल है हमारा, उसका नाम है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, तो आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई वायुमंडल का जो चौथा पार्ट है, जिसका नाम आयन मंडल है, उसकी ऊंचाई है। यह चूंकि इस ओजोन मंडल और आयन मंडल के बीच में एक और ही मंडल पाया जाता है, जिसका नाम है मध्य मंडल। तो अगर आपको देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ऐसे माने वायुमंडल को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर सीधे वायुमंडल। तो अब आगे हम चलते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल की ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। चूंकि वायुदाब पराबैंगनिक किरणों को यह पराबैंगनिक किरणें जो आती हैं सूर्य के द्वारा, उसके द्वारा यह आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत मतलब समझ रहे हैं, आयनीकृत मतलब आयन इसमें आ जाता है, माने धनायन और ऋणायन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन। तो माने प्लस और माइनस की तरह व्यवहार करने लगा, प्लस माइनस की तरफ व्यवहार करेगा तो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और ही पूछा जाता है कि बिजली की कड़कड़ाहट या बिजली या सब ये सारी घटनाएं किस में होती हैं, तो बिजली उत्पन्न वगैरह जो भी है तो ये सब मौसम संबंधित है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन
यह जो होता है जो आयन मंडल है, इसका नाम है आयन। आयन का मतलब दो तरह के आयन, धन आयन और ऋण आयन। तो इस मंडल में लॉन्ग रेडियो तरंगे माने लंबी श्रृंखला वाली रेडियो तरंगे और शॉर्ट रेडियो तरंगे मतलब छोटी श्रृंखला वाली जो भी रेडियो तरंगे होती हैं, यह मुख्यतः सबसे ज़्यादा परावर्तित होती रहती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होता रहता है, वहाँ से परावर्तन होता रहता है। यही कारण है कि जो भी संचार उपग्रह आप देखते हैं, जैसे नेटवर्क है, टावर है, जो भी नेटवर्क, जो भी चीज़ें संचार उपग्रह आप देखते हैं, सैटेलाइट जो मानव बनाया है, कृत्रिम है, उसको किस मंडल में भेजा जाता है, किस मंडल में वो रहता है, तो वह आयन मंडल में रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आयनों द्वारा वो क्या कर, परावैंगनिक किरणों से के द्वारा आयन का क्या कर लिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है, सीधे वहाँ से परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ से जाता है या फिर वहाँ से परावर्तन होकर जाता है, तो यहाँ से हम फोन करते हैं, मुंबई जाता है, मुंबई से अरब फोन करता है, वहाँ से आता है। तो ऐसे सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो आयन मंडल के सब ये चीज़ें होती हैं, सब आयन मंडल में। या पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, नेटवर्क, एक जगह से दूसरी जगह बातें करना, आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया है, तो ये सारी घटनाएं किस में होती हैं, सब आयन मंडल के चलते होती हैं, क्योंकि आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित करने की क्षमता होती है। धनायन और ऋणायन दोनों पाए जाते हैं। आगे देखेंगे बाह्य मंडल, जो वायुमंडल का सबसे बाह्य परत है, सबसे लास्ट परत है, सबसे बाहर वाला परत है। इसमें क्या पाई जाती है, जितनी नोबल गैसें हैं, हल्की गैसें होती हैं, सब इसमें पाई जाती हैं। इसका ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, तो बाह्य मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर है, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर जब जाएंगे तो बाह्य मंडल आ जाएगा। अब बाह्य मंडल के बाद पृथ्वी छोड़ दीजिए, चले जाइए अंतरिक्ष में, ठीक है। तो 640 किलोमीटर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो बाह्य मंडल का पार्ट है। इस मंडल में जितनी भी हल्की गैसें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी अक्रिय गैसें, नोबल गैसें इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, तो बाह्य मंडल में। इसके प्रातः काल को इसमें दो चीज़ें हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसमें उत्तरी ध्रुव पर इसको बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रालिस कहा जाता है वायुमंडल को। बस वायुमंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, जितनी भी हल्की गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, सब वायुमंडल में पाई जाती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, बिजली की कड़कड़ाहट, वर्षा का होना, बादल का बनना, मौसम का बदलना, ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु होना, ये सारी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो केवल और केवल क्षोभ मंडल में होती हैं। कौन ऐसा मंडल है जो पृथ्वी का कवच का कार्य करता है, तो ओजोन मंडल है, जो समताप मंडल के बाद ही आता है। कौन ऐसा मंडल है जो परावैंगनिक किरणों से हमको बचाता है, अर्थात पृथ्वी को बचाता है, तो ओजोन मंडल है। कौन ऐसा मंडल है जिसमें वायुयान, जो वायुयान के उड़ने के लिए सुगम होता है, माने जिस पे वायुयान अच्छे तरह से उड़ सकता है, तो वह होता है समताप मंडल। यह सारे टॉपिक्स जो है यह वायुमंडल से है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वायुमंडल वाला टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बाहर से कहीं से नहीं आता है वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है इसी में है। आज के आगे आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में कुछ इसी क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के दिया गया होता है और कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा टॉपिक। जय हिंद।